Today we will discuss a new chapter that is wave optics and ये चैप्टर नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो सबसे पहले बात करें कि ये कॉन्सेप्ट यानी वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया क्रिस्टन हाइगन ने 1678 में, और उन्होंने कहा अपनी थ्योरी में उन्होंने कहा कि लाइट कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनली वो प्रोपागेट करेगी और उसको प्रोपागेशन के लिए एक मीडियम भी चाहिए होगा, और वो मीडियम था ल्यूमिनोफेरस ईथर। तो हेयर आई हैव अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पार्ट। इस 1678 में क्रिस्टन हाइगन ने ये थ्योरी रखी थी, एंड इस थ्योरी में उन्होंने माना कि एक ल्यूमिनोफेरस मीडियम होता है, ल्यूमिनोफेरस ईथर नाम का एक मीडियम होता है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है, और लाइट कैसे नेचर की ट्रेवल कर रही है, लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। लेकिन लेटर ऑन यंग्स ने और फ्रेजनल्स ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि ल्यूमिनोफेरस ईथर नाम का कोई मीडियम नहीं होता। इनफैक्ट लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल भी नहीं होती, वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। उन्हीं की थ्योरी के बाद एक मैक्सवेल्स ने भी थ्योरी रखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि लाइट एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में है, और यानी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी शो करती है एंड मैग्नेटिक भी इफेक्ट भी शो करती है। और ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। उस चैप्टर में हमने EMW वाला चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 7 है, 8 है, उसमें हमने ये पार्ट डिस्कस किया है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती है और वो कैसे फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती है, ट्रांसवर्स वे में ट्रेवल कर रही होती है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज आई। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करेंगे वेव थ्योरी की, यानी हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। अब से पहले पिछला जो चैप्टर था ऑप्टिक्स का, उसमें हम रे ऑप्टिक्स कह रहे थे। तो रे ऑप्टिक्स का मतलब था लाइट वॉज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ हम एक वेव फ्रंट कंसीडर करेंगे और लाइट को वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करवाएंगे, और देखेंगे कि उससे कौन कौन से फिनोमेनाज ऑब्जर्व हो सकते हैं। इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, या फिर पोलराइजेशन हुआ। तो इस तरीके के जो भी फिनोमेनाज वेव थ्योरी में कवर हो रहे हैं या वेव ऑप्टिक्स में कवर हो रहे हैं, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है? It is defined as a line joining all the particles of a medium vibrating in the same phase। वो सारे particles जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, उनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो क्या बना लेंगे? वेव फ्रंट बना लेंगे। तो जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, 3 डिफरेंट फिगर्स मैंने बनाए। यहाँ पर पहला एग्जांपल है कि अगर एक पॉइंट सोर्स हो, एक छोटा सा स्मॉल पॉइंट आपके पास या बल्ब हो, तो क्या होगा? वो बल्ब क्या करेगा? सभी ऑल डायरेक्शंस में अपनी लाइट को भेजेगा। तो अगर हम कहें कि यहाँ से प्रोपगेशन शुरू हुआ और वेव ट्रेवल करके यहाँ तक, अब क्योंकि हमें पता है कि वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो जब वो ट्रेवल करके पहुँचेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, यानी कि कोई भी आउट ऑफ फेज नहीं होगा। कि ऐसा नहीं होगा कि वो 180 आउट ऑफ फेज डिफरेंस आ रहा है, ऐसे किसी भी पार्टिकल को हमें कंसिडर नहीं करना। वी विल कंसिडर ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग या पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। और ऐसे सभी पार्टिकल्स को अगर आप ज्वाइन कर दें तो एक एनवलप बनता है, कवरिंग बनती है, और उस कवरिंग को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। तो सेम ऐसे ही अगला भी कोई वेव फ्रंट होगा। अभी वो हाइगन ने अपनी प्रिंसिपल स्टेटमेंट में दिया था, तो उस पर भी मैं आ रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट वही है, लेकिन यहाँ वेव फ्रंट को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसी एक लाइन ज्वाइनिंग ऑल दोज पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, और वो भी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो अगर ये मैंने यहाँ वो टाइम इंटरवल लिया जिस पे मैं लाइन को ज्वाइन कर रही थी, अगर इससे पहले ले लिया होता तो वेव फ्रंट वो फिर पहले बन जाता, उससे पहले होता तो फिर सारे ऐसे पॉइंट्स जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको ज्वाइन करने से वहाँ पर वेव फ्रंट बन जाता। या अगर इसको भी छोड़कर आगे कोई पॉइंट ट्रेवल करते और फिर वहाँ वेव फ्रंट देखते तो एक वेव फ्रंट वहाँ बन जाता। तो डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर ऑब्जर्विंग, एट व्हाट इंस्टेंट यू आर ऑब्जर्विंग, वेव फ्रंट वहीं पर डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन अलग अलग शेप्स, जैसे यहाँ मैंने पॉइंट सोर्स माना था, अब मैं एक लाइन सोर्स अगर मान लूँ, और लाइन सोर्स के अंदर अगर आप वेव फ्रंट देखें तो वेव फ्रंट कैसा होगा? वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। तो ये वेव फ्रंट आपको लाइन सोर्स के लिए मिल रहा है सिलेंड्रिकल, और पॉइंट सोर्स के लिए मिला स्फेरिकल। लेकिन अगर आपका सोर्स जहाँ से लाइट आ रही है वो इन्फिनिटी पर प्लेस्ड हो, तो फिर आपको एक प्लेन वेव फ्रंट मिलता है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी पर जो सोर्स है उसमें अब स्टार्टिंग तो पॉइंट सोर्स से हुआ, लेकिन जब आप काफ़ी सपोज यहाँ था पॉइंट सोर्स, यहाँ से आप ट्रैवल करते करते यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल हो चुकी होंगी। यानी कि जब आपका सोर्स इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उस पैरेलल आती हुई बीम में से, मैं यहाँ पर एक फिर से एग्जाम्पल बनाती हूँ, ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही थी इसमें से आपने एक स्मॉल सेक्शन कंसिडर कर लिया है, तो फिर उसके लिए जो पॉइंट सोर्स हो गया या उसके लिए जो वेव फ्रंट हो गया वो प्लेन वेव फ्रंट ही माना जाएगा अगर वो यूनिफॉर्म रे की फॉर्म में आ रहा है। सेम यहाँ पर भी एक फिर से प्लॉट करती हूँ कि अगर आपने एक अंदर की तरफ पॉइंट मान लिया होता तो एक वेव फ्रंट यहाँ पर बन सकता था, अगर आपने बाहर की तरफ वो सारे पॉइंट्स ज्वाइन किए होते तो फिर एक वेव फ्रंट आपका बाहर की तरफ बन सकता था। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल फॉर्म में, यहाँ तो फिर भी सर्कुलर दिख रहा है, 3 डायमेंशन नहीं दिख रहा है, और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल, लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल, और अगर फिर चाहे सोर्स किसी भी शेप का हो लेकिन अगर वो इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है तो फिर प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगी। तो यानी लाइट रेडिएशंस पीछे से आ रही थी और हमने उसका एक सेक्शन ले लिया, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, एंड दिस क्रॉस सेक्शन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी प्लेन वेव फ्रंट। अब बात कर लेते हैं हम हाइगन प्रिंसिपल की। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वेव फ्रंट, हाइगन ने अपना एक प्रिंसिपल दिया और इस प्रिंसिपल को समझाने का काम मैं करती हूँ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो ये स्टेटमेंट्स हम बाद में रीड करेंगे और पहले उस बात को समझ लेते हैं जो हाइगन कहना चाह रहा था। तो उसने कहा कि अगर एक हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हम एक पॉइंट सोर्स ले लेते हैं, यहाँ से लाइट प्रोपागेट हो रही है, ट्रेवल कर रही है, यानी कि अब ये सोर्स है तो सोर्स क्या करेगा, इट विल ट्रांसफर लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो जब इसने लाइट ट्रांसफ़र किया तो लेट मी कंसीडर कि उसने लाइट ट्रांसफ़र कर दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। एक पॉइंट हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। आई एम टेकिंग इन वन डायरेक्शन, ऐसे ही चारों तरफ होगा लेकिन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लेते हैं। और ऐसे सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें जो सेम वेव फ्रंट में थे, क्योंकि वेव फ्रंट सेम फेज़ में थे, वही एक मिलकर क्या बना देंगे, वेव फ्रंट बना देंगे। तो मैं यहाँ पर एक वेव फ्रंट बना देती हूँ कि आपका वेव फ्रंट इस तरह से इस पॉइंट पे, ये तो ये पॉइंट्स वो पॉइंट हैं जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे थे, तो इन्होंने मिलके एक वेव फ्रंट बना दिया ना। पहला पार्ट तो यही था कि एवरी पार्टिकल, जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसका, उसने कहा कि जितने भी पार्टिकल्स आपके इस वेव फ्रंट पे आएंगे वो एक नया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बन जाएंगे और फिर वो एक नए सोर्स की तरह, जैसे यहाँ वाला सोर्स भी सभी ऑल डायरेक्शंस में लाइट रेडिएशंस भेज रहा था, तो यहाँ वाले सोर्स भी नए सिरे से रेडिएशंस भेजेंगे। इनको मैं अलग कलर से प्लॉट कर देती हूँ, और ये भी नए सिरे से भी रेडिएशंस भेजना शुरू कर देंगे। सो आई विल ड्रॉ देम लाइक दिस। तो ये नए सिरे से रेडिएशंस भेज रहे हैं, और अब जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो फिर एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा, और उस वेव फ्रंट को हम बोल देंगे योर सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो मैंने ऐसे सभी पॉइंट्स को, यहाँ पर भी एक पॉइंट, यहाँ पर भी एक पॉइंट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसे सभी पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया तो यू विल हैव अ न्यू वेव फ्रंट विच इज़ कॉल्ड एज योर सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो जो ये रेडिएशंस यहाँ पर बन रही थी इनको हम कह रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, और इन सेकेंडरी वेवलेट्स ने एक नया वेव फ्रंट बना दिया जिसको हमने बोल दिया सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो नाम दे देते हैं इसको, ये जो फॉर्म्स थी इनको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, और जो इन्होंने नया वेव फ्रंट बनाया यहाँ पे उसको कह दिया हमने सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो हमारे पास नया वेव फ्रंट भी मिल गया और नया जो सेकेंडरी वेवलेट्स थी उन्होंने नए वेव फ्रंट को ओरिजिनेट कर दिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट हम यहाँ रीड कर लेते हैं एक बारी। एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स फ्रॉम विच द फ्रेश वेवलेट्स ओरिजिनेट। तो हर एक पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, ये वाला प्राइमरी पार्टिकल, पहला वेव फ्रंट तो यहाँ बना था, तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स थे उन्होंने एक नया सोर्स बन गए, वो खुद एक नया सोर्स बन गए और उन्होंने एक नया वेव फ्रंट बना दिया, और वो वेव फ्रंट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने आपको ग्रीन कलर से शो कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन अ मीडियम इन ऑल डायरेक्शन। तो सेकेंडरी वेवलेट्स जो थे, यानी यहाँ से आने वाले जो सोर्सेज थे, ये जो ग्रीन कलर के थे मैंने तो फॉरवर्ड दिखाए हैं, बट वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होंगे, जैसे इसमें भी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होने चाहिए थे। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ द ओरिजिनल वेव इन द मीडियम, और इनकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि कोई डिसिपेशन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो पहले लाइट सोर्स था वो आपको ज़्यादा एनर्जी से रेडिएशंस भेज रहा था और सेकेंडरी वेव यानी प्राइमरी वेव फ्रंट पे जो हमारे फ्रेश पॉइंट्स हमें मिले वो आपको लेस एनर्जी से आगे रेडिएशंस भेजेंगे। नहीं, उनकी एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी कि उनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है या स्पीड जो है वो सेम है।
एंड द लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, द एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। और जब आपने जो सेकेंडरी एनवेलप बन रहा था उन सारे पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया तो आपका एक नया वेव फ्रंट बन गया और हमने उस वेव फ्रंट को नाम भी दे दिया, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। यहाँ साथ में हाइगन ने अपने स्टेटमेंट में ये अजम्पशन लिया था कि दैट देयर इज नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी व्हेन अ वेव ट्रेवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हालांकि हम अब इसे मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं और ये जो अजम्पशन उसने लिया था कि एनर्जी जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली अजम्पशन पहले उसके टाइम पे तो अजम्पशन नहीं था लेकिन लेटर ऑन इट वाज प्रूव दैट इट इज़ करेक्ट। कहना ये चाह रहे थे कि जो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वेवलेट्स होंगी, जैसे ये वेवलेट्स होंगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रही हैं और ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस में भी आएंगी। तो बैकवर्ड जो वेवलेट्स होंगी वो हमें विजिबल नहीं होंगी, हालांकि वो ट्रेवल भले ही कर रही होंगी लेकिन उसके कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं, 1 + कॉस और 1 + मैथमेटिकली आप इसे प्रूव कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। सो इतना डिटेल में हम उसे नहीं लेंगे, हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हाइगन का अजम्पशन था कि वो फॉरवर्ड फ्लो होना चाहिए और एनर्जी फॉरवर्ड फ्लो होनी चाहिए, कोई डिसिपेशन नहीं होना चाहिए, सेम स्पीड से सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल करें और सेकेंडरी वेवलेट खुद एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बन जाएं। एक बार फिर से हम इस पॉइंट को कंक्लूड कर देते हैं कि यहाँ जो कंपोनेंट्स मैंने बनाए हैं वो एक्चुअली होने क्या चाहिए थे। तो मैं एक डायग्राम दोबारा बनाती हूँ सो दैट कि आपको बैकवर्ड वाली वेव फ्रंट भी दिखा सकूँ। सो आई हैव ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन, एक बार फिर से बनाया है, लेकिन यहाँ दिखाना क्या चाह रही थी कि एक्चुअली ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो पॉइंट से वेव ट्रेवल कर रही है वो ये भी टच कर रही है और ये भी टच कर रही है, ये भी टच कर रही है और ऐसे सभी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। एक्चुअली हर पॉइंट सोर्स जो है वो सिर्फ उसका एक ही पार्ट टच करेगा। जैसे अगर ये सर्कल, ये रेडियस हम मान लेते हैं, तो ये रेडियस का तो कंप्लीट सर्कल बन रहा है, तो इसका मतलब एक पीछे भी वेव फ्रंट बनना चाहिए, उसको अलग कलर से हम दिखा देते हैं, जिसको हमने कहा कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये ऑरेंज कलर वाला जो वेव फ्रंट था वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड वाले वेव फ्रंट्स को हम कंसीडर करते हैं और फॉरवर्ड वाले भी सिर्फ वो पॉइंट जो इस एनवलप पे टच कर रहे हैं, यानी ये यहाँ रह गया, ऐसा ही कोई पॉइंट यहाँ भी होगा, ऐसा कोई यहाँ तक भी रह जाएगा, यहाँ तक भी, तो जो टच नहीं कर पाए सरफेस को, जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में नहीं आए आउटर वेव फ्रंट के, वो आपके इफ़ेक्टिव नहीं है, वो बाकी वाले जितने भी हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। पीछे बैकवर्ड फ्लो के लिए भी यही कहा जाता है कि जो रिवर्स वेव जो है ट्रेवल करेगी वो फॉरवर्ड तो करेगी तो बैकवर्ड भी करेगी, लेकिन इस पे भी तो कोई वेव फ्रंट्स होंगे, वो आगे आने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो इस तरीके से आ रहे हैं कि वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं। इसीलिए हमें बैकवर्ड वाला ऑब्जर्व नहीं हो पाता, सिर्फ हम फॉरवर्ड वाला ही ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो यानी जो अजम्पशन हाइगन ने लिया था वो करेक्ट था और उस चीज़ को हमने आगे वैलिड भी माना। आगे अब हम कुछ डेरिवेशन करते हैं। नाउ यूजिंग ह्यूगन्स प्रिंसिपल, या हाइगन बोलें ह्यूगन्स बोलें एक ही बात है, ह्यूगन्स प्रिंसिपल हमें प्रूव करने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो पहला केस मैं ले रही हूँ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। रिफ्लेक्शन दिखाना है हमने, एक लाइट रेडिएशन ली C एंड A से आ रही है एंड यहाँ ये लाइट रेडिएशन इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी से आते हुए जो पहला प्राइमरी इंसिडेंट वेव फ्रंट बना वो था AB। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट एक इंटरफेस यानी कि मिरर पे या किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हुआ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? SS'। तो ये लिख देते हैं हम किस किस को क्या मान रहे हैं। सो SS' जो है वो क्या है? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। B और A जो था वो क्या है? हमारी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। सो दिस AB, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट भी कर देती हूँ, दिस AB ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट था और अब जो रिफ्लेक्ट होके हमें मिलना चाहिए वो हमारा वेव फ्रंट होना चाहिए दिस साइड। सो अब हम बात कर लेते हैं कि ये वेव फ्रंट हमारे कैसे रिफ्लेक्ट हो गए। एक रे जो आ रही थी C वो A पे हिट हुई, हिट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, तो लाइट रेडिएशन विल ट्रेवल इन दिस साइड, अदर लाइट रेडिएशन विल ट्रेवल विद द सेम इन द सेम डायरेक्शन और वो A' पॉइंट पे हिट हो रही है। अगर ये बीच में मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता तो यही वेव फ्रंट आगे कंटिन्यू करता और ये DA' पे पहुंचता, तो ये DA' नेक्स्ट वेव फ्रंट बनता, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए। बट हम क्योंकि मीडियम नहीं बदल रहे, मीडियम इज सेम, ये μ1 है, एक सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, तो वेलोसिटी भी नहीं बदली, तो हम कह सकते हैं कि A' ये A' B' इज इक्वल टू योर B' A'
B A dash. So B and A dash, this distance and this distance, that is equal and that distance is given as velocity v. यानी इस पर्टिकुलर मीडियम में अगर velocity v थी और टाइम t लिया तो टाइम t के बाद जो A होगी वो B डैश पे पहुंच गई होगी और B जो है वो A डैश तक आ गई होगी, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अब हम यहाँ दो ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल्स कंसीडर करने से पहले हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, जो नॉर्मल के साथ बन रहा था और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये सेम है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आपका वेव फ्रंट जो है हमेशा नॉर्मल एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। किसके साथ? वेव के साथ। जो इंसिडेंट वेव होती है उसके साथ वेव फ्रंट 90 एंगल बनाता है। तो ये टोटल एंगल 90 हो गया। लेकिन जो नॉर्मल है, दिस नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द बेस। इस बेस के साथ भी 90 बनाएगा, उसे भी मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ। यानी कि अब वो एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल। सो दिस एंगल विल ऑल्सो भी 90 डिग्री। अब इसमें देखा जाए तो कॉमन एंगल कौन सा है हमारे पास? तो हमारे पास कॉमन एंगल आ रहा है ये पार्ट। तो अगर ये कॉमन एंगल है इस 90 और इस 90 दोनों में, तो अगर रिमेनिंग एंगल इधर वाला आई है तो इधर का रिमेनिंग एंगल भी क्या हो जाना चाहिए? आई हो जाना चाहिए। तो आई आपका यहाँ आ जाता है। सेम यहाँ पर भी आपके पास कॉमन एंगल कौन सा हो गया? ये पार्ट, ये आपका कॉमन एंगल है। ये दिस होल सम इज 90 एंड दिस वेव फ्रंट के साथ जो टोटल बन रहा है दैट इज ऑल्सो 90। तो ये सेक्शन कॉमन आ जाता है। इसको अगर हटा दें तो रिमेनिंग एंगल इस साइड वाला अगर आर है तो ये रिमेनिंग एंगल भी क्या हो जाएगा? आपके पास आर ही हो जाएगा। तो ये साइड का एंगल, यानी मैं बोल देती हूँ इसको, एंगल्स का नाम दे देती हूँ कि एंगल बी ए और ए डैश जो है वो आपका आई हो जाता है, और एंगल बी डैश ए डैश और ए, दिस इज़ योर आर। तो ये रिफ्लेक्टिंग एंगल और इंसिडेंस एंगल हमारे पास मिल जाते हैं। तो अब हम ये दो ट्राइंगल ले लें। इन ट्राइंगल ए बी एंड ए डैश, एंड दूसरा ट्राइंगल है आपके पास ए बी डैश ए डैश। ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को भी मैं हाईलाइट कर दूं कौन से ट्राइंगल्स की बात हो रही है। लाइन पे ही ट्रेवल करते हैं। ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, और दूसरा पेयर ऑफ ट्राइंगल है दिस वन। सो ये दो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स मैंने ले लिए हैं। अब इन दोनों पेयर्स में क्या क्या चीज़ कॉमन है और सिमिलर है, इक्वल आ सकती है, वो देख लेते हैं। तो ये एंगल कितना है? दिस इज़ 90। ये वाला एंगल कितना है? ये भी 90। एंड दिस साइड तो हम बता ही चुके हैं, दिस इज़ VT, और ये साइड भी आपकी VT है। और A डैश क्या है? कॉमन आ जाता है। तो A एंड A डैश इज़ कॉमन। तो अब क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हो गए, और सॉरी एक एंगल इक्वल हो गया और दो साइड्स इक्वल हो गई, तो वी कैन से द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। और अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो रिमेनिंग टू एंगल्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स वी कैन से दैट एंगल बी ए एंड ए डैश इज इक्वल टू एंगल, दिस एंगल बी डैश ए डैश एंड ए। तो हम किस किस एंगल को इक्वल बना रहे हैं? ये वाला एंगल जो है वो जो आर था, और ये वाला एंगल जिसको हमने आई कहा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट अगर किसी को फिर भी यहाँ इस एंगल को आई मैंने कहा, तो इसको मैंने कैसे आई कह दिया? तो एक बार मैं फिर से छोटा सा बनाती हूँ। ये आपका नॉर्मल था और ये आपका वेव फ्रंट था। दिस वॉज योर इंसिडेंट एंगल आई। अब हम कहते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि ये जो एंगल है, ये वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट ये है, वेव फ्रंट जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाती है वो हमेशा 90 बनाती है। अब ये जो नॉर्मल होगा ये इस सरफेस के साथ, ये वाला एंगल, दिस विल ऑल्सो भी 90। लेकिन इसमें से ये सेक्शन कॉमन और ये सेक्शन कॉमन, ये तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं तो ये काट दें अगर हम सेक्शन बीच में से, ये एंगल्स हटा दें बीच में से, तो जो रिमेनिंग एंगल दिस साइड वाला और ये वाला हो गए, दोनों क्या कहलाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी कि दिस साइड एंगल विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज आई। तो ये एंगल भी आई हो जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ आर के उसमें लगाया और आई के उसमें लगाया। तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और ये एंगल क्या था? दिस वाज एंगल आई, और इस एंगल को क्या कह रहे थे हम? दिस वाज एंगल आर, एंड दिस इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये तो दिख ही रहा है हमें कि वेव फ्रंट जो भी हैं यहाँ पर, ये सभी क्या हैं? सेम एक्सिस पे यानी सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। यानी इंसिडेंट वेव फ्रंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दे आर ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन। तो हैंस वी प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसे मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 5-6 मिनट ले ही लेगा ये, तो आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल एंड अप हेयर कि वी हैव प्रूव्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टेक द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।